चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 22-23 ऑफ कॉस्ट शीट वाज अ होमवर्क। तो एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 22-23 ये हम लोगों ने ना पूरा डिस्कस भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। क्या नाम है क्वेश्चन का, जरा बताओगे मुझे आप? रॉ मटेरियल 3,45,000। एक मिनट। हाँ, एक मिनट कोई बात नहीं। हाँ, एक मिनट। मैंने आईसे का सजेस्टेड ही निकाल लिया। यहाँ पर से हम लोग तो क्लोज करते हैं। ये सब लोग का हो गया था ये वाला होमवर्क 22-23। हो। अच्छा, ये वाला कौन सा है? ये Jan 25 का ही है। एक मिनट, लेट मी चेक। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर देख लो आंसर। आप लोग यहाँ पर चेक कर लो अपना आंसर्स। एक मिनट। हाँ, इसको ले लेता हूँ। सबसे पहले आपका मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर चेक कर लो। 9,76,000। 9,76,000 क्या हो गया दुर्वेश? नहीं आया? किसको गायब किया आपने इसमें से? ओके, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट 6,93,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 41,000। सो प्राइम कॉस्ट इज 17,10,000। बराबर है क्या? नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये ध्यान से, फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,90,000, जिसके अंदर चार कंपोनेंट्स है। 2,18,700, 173, 400, 30, 50। अच्छा, पांच है। और 6,17,900। ये क्लियर? नेक्स्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट विच इज राउंड फिगर 30 lakhs। डन, परफेक्ट। क्वालिटी कंट्रोल बराबर। इधर इधर जरा फॉर्मेट देखो ना कैसा लिखते हैं वो लोग। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अंडरलाइन, उसके अंडर में ये आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन अंडरलाइन, उसके अंडर में ये आ गया। बराबर। फिर नेक्स्ट वाला, लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑन सेल ऑफ स्क्रैप एड प्राइमरी पैकिंग 3 lakhs, तो आपको COP आ गया 44 lakhs। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8 lakhs माइनस 7 lakhs 45 lakhs। एड एडमिन ओवरहेड्स ब्रैकेट में लिख देना जनरल, उसका टोटल इज 30 lakhs। करेक्ट। COS 75 lakhs, profit is 18,75,000 and the sales is 93,75,000। वर्किंग नोट बनाया होगा आप लोग ने भी, बहुत अच्छी बात है। एक बार चेक कर लो, जिसको भी चेंजेस करना करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड। ये भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कैसा करना है सॉल्व। इसका वर्किंग नोट भी मैंने आपको बना के दिया था। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,400, कॉलमनर फॉर्म में आप लोगों ने बनाया होगा। Jan 24, Feb 24। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज लेस क्लोजिंग DMC। चेक कर लो दोनों फिगर। मैडम ऐसा क्यों खाली दिख रहा है कि इनविजिबल पेन से लिखा है आपने नीचे? दो ही तो क्वेश्चन थे। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट।
और आपको ना मैं बता दूं, इसमें से मैंने मेन आइटम कर लिया था। ईशा आधा एक घंटा लेके आते हो। क्लियर है, डन, परफेक्ट। उसमें ऐड फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो मिल जाएगा आपको क्या, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। ऐड एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, आपको मिल जाएगा सीओपी। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका, सीओजीएस है। आप लोग जरा फॉर्मेट देख लो इनका भी। ऐड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और उसके बाद ऐड कर दिया उन्होंने वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फिर उसके बाद मैंने आपको एक अलग से हेडिंग लिखा के दिया इन सब के लिए, ऐड स्पेशल कॉस्ट, जिसके अंदर स्पॉन्सरशिप आ गया था 1,05,000 हाई टी, 1,05,000 स्पेशल गिफ्ट, 7,35,000 मैंने इसके लिए आपको वर्किंग नोट बना के दिया था। लकी ड्रॉ प्राइस 2,52,000, करेक्ट। तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 49,18,200 एंड 21,94,080। आपका प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर, प्लीज चेक कर लो आप लोग। और आपको मैंने ऐसे कुछ वर्किंग नोट भी बना के दिया है, लकी ड्रॉ के लिए मैंने बनाया था। क्लियर, डन, आया सबको समझ में? डन 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 डन, कॉस्ट शीट इज डन, कॉस्ट शीट इज क्लोज्ड। क्लियर, मेरे हिसाब से कॉस्ट शीट में किसी को भी अभी डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को टेस्ट में भी आउट ऑफ स्कोर करना है कॉस्ट शीट के। बहुत अच्छे से हम लोग ने पूरा डिटेल में कर लिया है ये कॉस्ट शीट। चलो चलते हैं नए टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग। मैं आपको बता दूं ना, 3 टॉपिक जो है ना स्टार्टिंग के, मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट जिसका नाम है, और एक लेबर कॉस्ट, और तीसरा है ओवरहेड्स। ये तीनों टॉपिक बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। ये 3 टॉपिक जितना समय लेगा उसका आधा समय लेने वाला है बाकी सारे टॉपिक्स। बट ये 3 टॉपिक है ना, विल टेक द मैक्सिमम टाइम। तो ये 3 टॉपिक इज अ बिग टास्क टू कंप्लीट इट, और तीनों टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सर ये मटेरियल कॉस्टिंग में क्या है, सुन लो ना। आप लोगों को मैंने बेसिक्स में एक चीज़ बताया था, प्रोडक्ट बनाने के लिए ना 3 खर्चा होता है। एक होता है मटेरियल का, दूसरा लेबर का, और तीसरा ओवरहेड्स नहीं है, एक्सपेंस है। तीसरा एक्सपेंसेस है। मटेरियल के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। सारे इनडायरेक्ट खर्चे एड अप होके क्या बनते हैं मालूम है, ओवरहेड्स। इसका मतलब कैन आई से, एक डायरेक्ट मटेरियल है, एक डायरेक्ट लेबर है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और एक है ओवरहेड्स, जिसके अंदर आइडियली 3 पार्ट है। इसके अंदर 3 पार्ट है। सर सबसे पहला पार्ट कौन सा है आपका, बोलो ना। फैक्ट्री ओवरहेड जिसका नाम है, प्रोडक्शन ओवरहेड जिसका नाम है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है जिसका नाम है वर्क्स ओवरहेड्स है। नेक्स्ट होता है आपका एडमिन ओवरहेड्स, नेक्स्ट है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मटेरियल जो इधर लिखा है ना, ये अलग से एक चैप्टर है। डायरेक्ट लेबर जो लिखा है ना, ये भी आपको एक अलग से चैप्टर है। एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स दोनों मिला के एक चैप्टर है। यार यही 3 चैप्टर में बोल रहा हूँ, सबसे लेंदी चैप्टर है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कुछ तो पढ़ा था कि हाँ सर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर प्लस 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 ये लिस्ट आता है। अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल बात करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ये सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल रिलेटेड बात करने वाला है, फिनिश गुड्स रिलेटेड बात नहीं करने वाला। ये क्लियर हो गया, डायरेक्ट मटेरियल डन। तो एक काम करो, बुक ओपन कर लो, कॉन्सेप्ट बुक, और लिखो लिखो, थोड़ा थियोरेटिकल बातें करते हैं। एंड बहुत बहुत इजी टॉपिक है, बहुत, पूरा कॉस्टिंग ही इजी है, पूरा कॉस्टिंग ही इजी है। बट सब में ना सब में ना जो सबसे आसान टॉपिक है ना, वो है मटेरियल। लिखो, मीनिंग ऑफ
मटेरियल कंट्रोल। इस टॉपिक में ना हम लोग पूरा बात करने वाले हैं इन रिगार्ड्स टू मटेरियल्स के कंट्रोल का। एक्चुअली चैप्टर का नाम ना मटेरियल कॉस्टिंग होना ही नहीं चाहिए था, ये मटेरियल कॉस्टिंग गलत है। मटेरियल कॉस्टिंग से क्या लगता है आपको कि मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मैं आपको बता दूं वो भी पढ़ने वाले हैं, बट वो सिर्फ 10% है। जो 90% है ना, वो है मटेरियल को कंट्रोल कैसा किया जाए। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब क्या होता है सर? कि ऐसा कुछ करो कि खर्चा कम से कम हो, ऐसा कुछ करो कि खर्चा कम से कम हो। तो इसके अंदर बहुत सारे हम लोगों को मेथड्स, प्रोसेस या टेक्निक्स पढ़ने हैं। तो 90% टॉपिक्स है ना टूवर्ड्स कंट्रोल है, 10% टॉपिक ये टूवर्ड्स मटेरियल कॉस्टिंग। और मटेरियल कॉस्टिंग हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सर कॉस्टिंग मतलब क्या? सर टोटल खर्चा कितना होगा वो बता दो, और खर्चा कितना होगा वो तो आपको मालूम ही है। फ्रेट होगा ऐड कर लो, इंश्योरेंस होगा ऐड कर लो, स्क्रैप ऑफ मटेरियल होगा लेस कर लो, ये होगा ऐड करो, ये होगा ऐड करो, ओपनिंग होगा ऐड करो, क्लोजिंग होगा लेस करो। यस, जो नेट बनेगा वो हो गया मटेरियल का कॉस्ट। कंसेप्ट वो नहीं है यहाँ पर। तो मेन है ना, मेन कंटेंट दैट इज अबाउट मटेरियल कंट्रोल। तो क्या होता है ये मटेरियल कंट्रोल? लिखो, मटेरियल कंट्रोल is a systematic control over the procurement, storage, and wastage of material, and wastage of material। सर मटेरियल के कंट्रोल का बात चल रहा है। सर कौन से स्टेज पे मटेरियल को कंट्रोल का बात चल रहा है? एक तो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेस के टाइम पे। तो हम ये कोशिश करने वाले हैं कि सर कितना क्वांटिटी खरीदे। हम लोग ये पढ़ने, अच्छा मेरे हिसाब से ये आप लोगों ने टीवाई में भी था, ईओक्यू करके नाम तो सुना ही होगा ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत चलने वाला, सुन लेना लेना। सबसे पहला तो मटेरियल कंट्रोल हम लोग करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के टाइम पे मतलब क्या होता है मालूम है क्या? सर कितना परचेज करें हम लोग। आपको समझो पूरे साल में 12,000 यूनिट चाहिए। एक ऑप्शन होता है कि पूरा 12,000 एक साथ ले लो, एक ऑप्शन है कि 6,000 करके लो, एक ऑप्शन है कि हजार 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 करके लो, एक ऑप्शन हो सकता है कि 4,000 करके 3 बार में लो। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। तो सर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें वो हम लोगों को ना ईओक्यू मेथड है वो बताएगा आप। दूसरा क्या बोला है? स्टोरेज। सर मटेरियल को कितना रखना चाहिए, तो उसके लिए भी एक मेथड है जिसमें हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। तो ये हम लोग को ये बताता है कि आपके शॉप में कितना क्वांटिटी तक पहुंच गया कि फिर से ऑर्डर प्लेस कर दो। री ऑर्डर कब करना चाहिए वो सिखाएगा, कितना कम से कम मिनिमम ऑर्डर रखना है वो सिखाएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी कितना रखना चाहिए आपके शॉप में वो सिखाएगा। तो डिफरेंट लेवल सिखाएगा। नेक्स्ट क्या बात किया इधर? वेस्टेज ऑफ मटेरियल। तो हम लोगों को एक स्टोर लेजर बनाना पड़ता है, स्टोर लेजर। इससे हम लोग को पता चलता है उसके अंदर वेरियस मेथड्स है, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो वो सब हम सीखने वाले। क्लियर है क्या? ये सबसे क्या होने वाला है? मटेरियल पे कंट्रोल। क्या होने वाला है? मटेरियल पे कंट्रोल होने वाला है। देखो आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर recording and control of material। मतलब आप लोग ही बताओ क्या क्या फायदा हो सकता है। अच्छा हम लोग जो लिस्ट लिखने वाले हैं ना, इट इज स्पेसिफिक टू व्हाट इज गिवन इन द मॉड्यूल, बट इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो, इट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। तो
आप लोग बताओ कि सर ये रिकॉर्डिंग और कंट्रोल ऑफ मटेरियल करने से क्या फायदा होगा आपको, क्यों कर रहे हो ये सब टाइम पास, कहाँ पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, वो तो रिकॉर्डिंग से पता चलेगा। यस ठीक है, कहाँ पर खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर खर्चा हो रहा है, ठीक है टू सम एक्सटेंट। मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट में कितना कंज्यूम हो रहा है ये मालूम पड़ जाएगा। ओके और सेकेंड, और कल संडे। ओके और बताओ, और क्या फायदा इस रिकॉर्डिंग या कंट्रोल ऑफ मटेरियल का, क्या फायदा होने वाला है। कॉस्ट कम कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं जरा बता सकते हो क्या। तो अगर सर हमको ये पता चला कि मटेरियल का खर्चा ज़्यादा यूज़ हो रहा है और महंगा पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग शायद ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज़ कर लेंगे। ओके 1 सेकेंड। अच्छा और कोई फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों पढ़ना है, हो गया टॉपिक ख़त्म, कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा आपको। हाँ तो क्या लग रहा है, सोचो तो सही, क्यों क्या फ़ायदा होगा, आप खुद सोचो ना। आप मटेरियल का हिसाब किताब करोगे, अरे आप सोचो आपका बिजनेस है, आप सोचो, नहीं नहीं आप सोचो आपका बिजनेस है, आपके अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं। अब आप मटेरियल खरीदने का काम आप खुद कर रहे हो कि आपके एम्प्लॉयज लोग कर रहे हैं आपके लिए, एम्प्लॉयज लोग कर रहे हैं। आपको क्यों मटेरियल कंट्रोल मेंटेन करना है या रिकॉर्डिंग रखना है। हाँ एक्सीलेंट, वेस्टेज ना हो। अरे यार एम्प्लॉय लोग रहेंगे तो लोग क्या बोलेंगे मालूम है क्या, अरे छोड़ ना, एक खराब हो गया तो दूसरा यूज करो, दूसरा खराब हुआ तीसरा यूज करो, क्या फर्क पड़ता है, अपना पैसा थोड़ी जा रहा है जेब से, सेठ का पैसा जाने वाला है, यूज करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन अगर अगर आप हिसाब रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना वेस्टेज हो रहा है। आपको एक फिनिश गुड्स के लिए यूज होना चाहिए था 2 रॉ मटेरियल, बट अगर अगर 3 हो गया या 5 हो गया तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वेस्टेज हो रहा है। तो एक तो वेस्टेज कम होगा, और क्योंकि वेस्टेज कम होगा आपका कॉस्ट कम होगा, क्योंकि वेस्टेज कम होगा तो आपका कॉस्ट कम होगा। ओके दूसरा, दूसरा चलो लिख लिख के समझते हैं, बोलो बोलो बोलो। हाँ ओके बराबर, कॉस्ट कम हो गया तो सर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉय लोग ज्यादा खरीद सकते हैं। कोई नहीं खरीदेगा मैडम, आप प्रैक्टिकली सोचो ना, लिखो पहला पॉइंट। अच्छा मैं इसमें ना सिर्फ 4 5 पॉइंट लिखा के दे रहा हूँ सर, क्यों थ्योरी का लिखा रहा हूँ क्योंकि थियरी भी थोड़ा थोड़ा आता है, इसलिए लिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला फायदा क्या होगा मालूम है क्या, चीजें मॉनिटर करने की वजह से। मुझे बताओ ना एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं, देखो रूटीन एग्जाम्पल देता हूँ मैं। भाजी जो बनाते हो आप लोग, वो फिनिश गुड्स है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा। ओके 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 ओके, पालक पनीर, पालक पनीर बनाना है, ठीक है वो तो बात सही है, आप लोग ने भी बोला पालक पनीर बनाना है, पालक पनीर इज अ फिनिश गुड्स, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, पालक एंड पनीर। तो आप लोग पालक जो खरीदना है, आप लोग जो पालक खरीदना है वो एक ही दिन का खरीदते हो कि 10 दिन का खरीद लेते हो एक साथ, क्यों, खराब हो जाएगा। अच्छा मतलब भले ही वो हम लोगों को ए ओ भाई साहब ध्यान दो, भले हम लोगों को एक दिन बाद यूज़ करना तो एक दिन पहले हम लोग खरीदते हैं और उतना ही यूज़ करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, टोमेटो फिर ऑनियन ये सब तो रोज़ यूज़ होने वाला आइटम है, तो वो भी आप लोग एक महीने का खरीद के रखते हो, हाँ या ना, हफ्ते भर का ही। ओ इज इट वेरी गुड, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग करते हो। ऑनियन चलो एक बार का ऑनियन हो जाता है, बट टोमेटो हुआ, तो कंक्लूजन क्या है मालूम है क्या, क्यों आप लोग ऐसा लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदते हो मालूम है, क्यों, खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर भी मटेरियल पे कंट्रोल रखने से ना प्रोडक्ट का क्वालिटी ना मेंटेन रहता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होगा, मेंटेन होगा। तो लिखो पहला पॉइंट, क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। सेकंड, प्राइसिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट के लिए काम आता है।
अगर आपने मटेरियल का कॉस्ट बराबर निकाला है तो मालूम पड़ेगा कि खर्चा कितना हो रहा है, तो इससे हम लोग फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकाल प्राइस ये निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस। थर्ड, अगर आप मटेरियल पे कंट्रोल रख रहे हो ना, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मालूम है? आपको ना कभी कमी नहीं महसूस होगा। घर पे अगर आटा खत्म हो जाता है तो खत्म होने के बाद आप लोग नेक्स्ट आटे का ऑर्डर देते हो कि खत्म होने से थोड़ा पहले। और वो थोड़ा पहले कब दे सकते हो मालूम है? अगर आपका मटेरियल पे कंट्रोल है तो यहां पर लिखो प्रोडक्शन का कंटिन्यूटी बना रहेगा। वेस्टेजेस एंड लॉसेस कम हो जाएंगे। रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेस। रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेस। डन। नेक्स्ट लिखो लास्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट। चलो पहला दूसरा तीसरा क्लियर है। चौथा वाला वेस्टेज एंड अदर लॉसेस के बारे में पता चलेगा। पांचवा क्या बोला है? रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट। सर रेगुलर इंफॉर्मेशन मतलब कितना यूज हो रहा है, मतलब कितना कंज्यूम हुआ ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाने के लिए, कितना आपके पास स्टॉक में बचा हुआ है, ये सब का इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। और लास्ट वाला क्या बोला? कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग? अरे भाई वो जो गुड्स लाओगे उसको क्या रास्ते पे रखोगे? उसके लिए क्या चाहिए रहेगा? आपको गोडाउन चाहिए रहेगा। तो कितना खर्चा हो रहा है उसके पीछे, उसका भी तो हिसाब रहेगा ना। उसका भी हिसाब रहने वाला है कि उस हिसाब से आप क्वांटिटी ऑर्डर करोगे। आप एग्जाम्पल पूरे साल में 12,000 चाहिए, बट आपका गोडाउन का कैपेसिटी अगर 3-4 हज़ार का है, तो आप थोड़ी पूरा 12,000 एक साथ मंगाओगे। आप शायद 2-2 हज़ार करके मंगाओगे, या 1,000 मंगाओगे, या 1,500 मंगाओगे, या 2,500 मंगाओगे। बट आप 5,000 6,000 नहीं मंगाओगे। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट? बिल्कुल नहीं। वो जब नहीं है तब उसके लिए कितना नुकसान हो रहा है ना उसका ना होने की वजह से। देखो एक चीज बताता हूं आपको, अगर कोई एक स्पेसिफिक जगह पर कोई काम करता है ना, ये छोटा ये इडली वाले लोग का ही पकड़ लो। अगर वो लोग एक स्पेसिफिक जगह पर काम करते हैं और बाय एनी चांस वो लोग गाँव जाते हैं ना, तो क्या करते हैं मालूम है? क्या करते हैं? वो किसी और को अपना धंधा देते हैं, बट बोलते हैं कि इस जगह पर ना भाई तू रोज आते रहे, नहीं तो मेरा कस्टमर टूट जाएगा। अगर आप नहीं रहोगे ना 5 दिन 6 दिन 10 दिन तक, तो क्या हो जाएगा मालूम है? मेरा कस्टमर टूट जाएगा। तो मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, देखो बहुत सिंपल है। आप भी एक पर्टिकुलर चीज लेने के लिए एक शॉप में जाओगे, आपको मालूम है यार वो शॉप में नहीं है, अगली बार जाओगे, अगर वो शॉप में नहीं है तो तीसरी बार ना आप जाओगे ना, तो जाते जाते आपको याद आएगा, अरे यार ये शॉप में मिलता ही नहीं है, एक काम करो दूसरे शॉप में चले जाओ। तो ये सामने वाले के लिए क्या हो गया मालूम है? नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, लॉस हो गया। नुकसान हो गया, लॉस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट होने के वजह से, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, फिनिश गुड्स नहीं बनेगा तो आपके कस्टमर जाएंगे, तो उसका भी जो लॉस हो रहा है ना, उसका भी हिसाब मेंटेन कर सकते हो। ये क्लियर है क्या? डन है क्या? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं अबाउट ऑब्जेक्टिव। थोड़ा थियोरेटिकल बातें करते हैं, देन प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रैक्टिकल बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है। लिखो
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। सबसे पहला लिखो मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सर इसका मतलब मिनिमाइजिंग इंटरप्शन मतलब तो प्रोडक्शन करते हुए जो तकलीफ होने वाला है वो कम से कम होगा अगर आप ये सब हिसाब रखोगे तो। सर मतलब तकलीफ तो बता दो क्या क्या हो सकता है। एक तो स्टॉक आउट, मतलब आपका लेबर लोग तैयार है गुड्स बनाने के लिए बट रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो स्टॉक आउट की वजह से जो आपका प्रोडक्शन रुकने वाला था ना वो नहीं होगा। तो जो तकलीफ मिनिमाइज इंटरप्शन मतलब तकलीफें कम। सर कौन सी तकलीफें कम? स्टॉक आउट का हुआ। सेकेंड हो सकता था, सुनो ध्यान से, हम लोग ना यहाँ पर ना पढ़ने वाले आगे जाके क्वालिटी लिखा है मैंने, क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स। क्यों क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स अच्छा रहेगा? क्योंकि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छा रहेगा। अरे यार पनीर का क्वालिटी अच्छा रहेगा, पालक का क्वालिटी अच्छा रहेगा, तभी तो पालक पनीर का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है सुन लो ना। अगर ऐसा होगा, अगर अगर समझो कि आप लोग पहले क्यूसी क्वालिटी चेक कर नहीं करते, अगर आप लोग फिनिश गुड्स बनाना है आपको और आज डायरेक्ट दे रहे हो, अरे यार ये तो रॉ मटेरियल खराब है, तो वापस से कहने से इंटरप्शन हो जाएगा, अरे यार उसको बोलो दूसरा मंगाने के लिए। उससे अच्छा जब भी आपका रॉ मटेरियल आया होगा वो समय पे अगर आपने चेक कर लिया, वो चेक करने के बाद अगर इनवर्ड लोगे अपने गोडाउन में तो ज़्यादा फायदा। अगर आपको मालूम पड़ा तभी खराब है तो तुरंत आप दे दो ना उसको रिप्लेस करने के लिए, तो इससे क्या होगा मालूम है? मिनिमम इंटरप्शन होगा। ये क्लियर हुआ? तो क्या बोला पहला पॉइंट? मिनिमम इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सेकेंड लिखो, सेकेंड लिखो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ऑप्टिमम का मतलब चाहिए तो अंडरलाइन करके लिख दो, यस मिनिमम। ऑप्टिमम मतलब मिनिमम, मतलब कम से कम खर्चा होगा। थर्ड रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस। फोर्थ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। फिफ्थ completion of order in time। completion of order in time। चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम क्या बोल रहे हैं हम लोग ने? ऑब्जेक्टिव क्या है सर? पहला मिनिमाइजिंग इंटरप्शन, सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इसके बारे में ना हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर 30 to 40% तो यही कवर होने वाला है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट मतलब आपका मटेरियल कॉस्ट कम से कम हो जाए, ईओक्यू बताने वाला है हमको। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज ऑलरेडी डिस्कस किया। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम। सर क्यों कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम है? क्योंकि मिनिमम इंटरप्शन हो रहा है। अगर इंटरप्शन ही कम है मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आपका फिनिश गुड फटाफट बनेगा, तो कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम जो समय दिया था वो समय पे बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट लिखो थियोरेटिकल पार्ट।
इसका लास्ट थियोरेटिकल पार्ट लिख लो। रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। सर मटेरियल पे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो मैं पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझाना कि क्यों। ये क्या लिखा है, ये लिखो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। ये क्या है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स का मतलब? सोचो सोचो क्या है ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स मतलब? एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। हम्म हम्म तो बताया उसने, चलो ना, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए दो लगेगा। अब मटेरियल कंट्रोल में रखने के लिए कोऑर्डिनेशन का क्यों जरूरी है, ये सवाल है। तो मटेरियल पे कैसे कंट्रोल हो रहा है? वो तो सेल कैसा होने वाला वो बता दिया आपने कि सर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम गुड्स बनाएगा तो सेल वाला बेच पाएगा। बोलो। रहेगी वो सब ठीक है, उससे क्या क्या होगा वो हम बात करते हैं, बट ये है क्या? बोलो। मैं परचेज वाला वैसे भी कभी कुछ खुद से मंगाता नहीं, आपको मालूम है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो चलो ना, तीन डिपार्टमेंट का बात करते हैं। तुम लोग को इतना तो मालूम है सर, तीन डिपार्टमेंट तुम लोग ये बोल रहे हो इधर उधर करके। एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है परचेज डिपार्टमेंट, एक है सेल्स डिपार्टमेंट। पहले तीनों का जॉब रोल डिफाइन करो, क्या होता है? सेल्स डिपार्टमेंट का काम बोलो क्या है? सेल करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? गुड्स बनाना, बराबर। और परचेज का खरीदना। तीनों का जॉब रोल क्लियर है। ये तीनों में से सबसे पहला काम किसका आता है? सबसे पहला प्रोडक्शन गलत है, सबसे पहला सेल्स का आता है। सबसे पहला सेल्स का आता है। सबसे पहला सेल डिपार्टमेंट का काम आता है। सबसे पहला मार्केट से ऑर्डर आता है। सबसे पहला मार्केट से ऑर्डर आता है। सबसे पहला मार्केट से ऑर्डर आता है। मार्केट से ऑर्डर आता है। ध्यान से सुनो। एक तो देखो प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा मालूम है? कितना बनाना है। प्रोडक्शन वाले का हमेशा एक सवाल होगा, कितना बनाना है। तो जवाब कौन देगा? भाई तू कितना बेच सकता है, तू कितना बेच सकता है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जस्ट इन टाइम, अगर कभी सुना होगा, मतलब कि ऑर्डर दो उसके हिसाब से बनेगा, या फिर पहले बना के रखो टू सम एक्सटेंड। बट ये जो भी है ना, सब सेल्स वाले पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ताकत कितना है बेचने का। तो पहला रोल आता है ना सेल्स वालों का। सेल वाले ने बोला कि सुनना, मुझे 1,000 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है। 1,000 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है, मुझे 1,000 क्वांटिटी डिलीवर करना है। और मैंने सामने वाले को ना 20 दिन का समय दिया है। 20 दिन के बाद आके मेरा प्रोडक्ट लेके जाना, फिनिश गुड्स। 20 दिन का समय दिया है, 1,000 क्वांटिटी। तो सबसे पहला वो कॉन्टैक्ट या ईमेल किसको करेगा मालूम है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि भाई मुझे ना 1,000 फिनिश गुड्स चाहिए, आज 1 तारीख है, मुझे चाहिए 18 तारीख को। वो उसको सीधा बोल देगा 18 तारीख को मुझे ना फिनिश गुड्स चाहिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो देखेगा ना ना ना, ये 1,000 बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी। और वो क्या करेगा मतलब में चेक करेगा किधर? गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल है,
कितना रॉ मटेरियल है, मान लो एक फिनिश गुड्स के लिए ना दो दो लगता है, दो दो रॉ मटेरियल ए भी दो, रॉ मटेरियल बी भी दो, तो कहने से 1000 बनाने के लिए 2000 क्वांटिटी ए का चाहिए, 2000 क्वांटिटी बी का चाहिए। तो अगर मान लो दोनों का 800 800 है ना, तो 1200 1200 मंगाना पड़ेगा। अब ये जो मंगाने का काम है ये कौन डिसाइड कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट वो खुद नहीं खरीदता है, वो परचेज डिपार्ट को ईमेल करेगा कि भाई रॉ मटेरियल ए लाके दे, रॉ मटेरियल बी लाके दे 1200 1200 क्वांटिटी, और परचेज डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों से कोटेशंस लेता है, जिसका भी सस्ता होगा ना उससे वो परचेज करता है। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा नहीं है क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट, अगर समझो कि प्रोडक्शन वाले ने बोल दिया एक काम कर 5000 मंगा ले, तो परचेज वाला तो आंख बंद करेगा, 5000 मंगाएगा। इससे होगा क्या, वेस्टेज होगा, जिसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वेस्टेज होने वाला है और रखे रखे हुए पड़ा रहेगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये क्लियर है। तो मटेरियल पे कंट्रोल लाने के लिए ना सारे डिपार्टमेंट के बीच में ना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये क्लियर। सेकंड पॉइंट, डिटरमाइनिंग परचेज प्रोसीजर। अपने को ना एक प्रोसीजर भी डिफाइन करके रखना पड़ेगा। सर प्रोसीजर डिफाइन करके रखना पड़ेगा मतलब जब भी मटेरियल आएगा ना, ला के डायरेक्टली कार्टन खोल के, कार्टन मतलब वो बॉक्स खोल के आप गोडाउन में रख मत दो। क्या करने का, पहला ना क्यूसी चेक करो, क्वालिटी चेक, दरवाजे पे रुकाओ, गेट के बाहर एक क्वालिटी पर्सन जाएगा बाहर, वो चेक करेगा और वो उस पर स्टैम्प मारेगा और फिर उसके बाद उसको भेजेगा। नहीं तो क्या होता है मालूम है क्या, हो सकता है खराब माल भेजेगा वो, हम लोग ओपन करेंगे देखेंगे अरे यार इसके अंदर खराब है, और सप्लायर को बोलेंगे अरे सप्लायर सुन खराब है, वो तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, वो बोलेगा तुमने खराब किया है। तो उसके पर्सन को रुकाओ 10 मिनट 15 मिनट, चाय वाय दो उसको, और क्या कर लो, क्वालिटी चेक कर लो उसी के सामने। तो वो एक्सेप्ट भी कर लेगा कि चलो इतना क्वालिटी आपका खराब था, जैसा आपका अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एक प्रोसेस डिफाइन करो। सर और एक प्रोसेस बताओ क्या कर सकते हैं, जब भी समझो कि गोडाउन में माल आ गया है, अब ये किसको चाहिए होगा, परचेस वाले, प्रोडक्शन वाले को चाहिए होगा। तो प्रोडक्शन वाला जब भी लेके जाएगा ना, तो बॉस स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है उसमें लिखो रॉ मटेरियल ए तू कितना लेके जा रहा है, रॉ मटेरियल बी तू कितना लेके जा रहा है, इसका क्या करो मालूम है, हिसाब किताब रखो। तो देयर शुड बी सम प्रोसीजर जिसके बेसिस में आपको ये करना चाहिए। अगर समझो कि आपने कुछ प्रोडक्शन के लिए दिया बट उसके पास बच गया, तो वो रिटर्न आएगा आपके पास, वो आपके पास आपके गोडाउन में फिर से रिटर्न आएगा, तो उसके लिए भी सिस्टम में इनवर्ड लिख देना चाहिए। तो देयर शुड बी सम व्हाट परचेस प्रोसीजर्स। प्रोसीजर में और एक आता है कि जब भी आप परचेस करोगे ना, परचेस ऐसा नहीं है कि जाओ और एक से परचेस करके आओ। क्या करते हैं मालूम है, जनरली कंपनीज में कोटेशन लाना पड़ता है, 3-4 लोगों से कोटेशन लाना पड़ता है, और जो भी सप्लायर का सबसे कम भाव रहेगा ना, कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑल्सो, नहीं तो मालूम पड़ा सस्ता क्वालिटी का लेके आ गए आप, एकदम कम में तो नहीं चलेगा। कंसिडरिंग द क्वालिटी, जिसका भी कॉस्ट सबसे कम होगा ना, उसका क्या कर लो आप, सिलेक्ट कर लेना, परचेस कर लेना उससे। थर्ड, सर हम क्या पढ़ रहे हैं, मटेरियल कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट कोऑर्डिनेशन, दूसरा परचेस प्रोसीजर रखो, तीसरा यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। जैसे मैंने बोला ना, एक एक फॉर्म होना चाहिए हर एक के लिए, इनवर्ड के लिए, आउटवर्ड के लिए, और वो स्टैंडर्ड रखो। स्टैंडर्ड मतलब सेम रखो, अरे हर बार चेंज करोगे ना तो पर्सन ही पागल हो जाएगा। सबके कॉलम सेम रखो, सबके रो सेम रखो, तो फॉर्मेट को सेम रखना, स्टैंडर्डाइज रखना। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। अरे बजट बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कितना यूज़ हो रहा है, आपका प्लानिंग कितना था और एक्चुअल कितना यूज़ हो रहा है। तो उससे समझेगा कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, कि किधर हो आप। लास्ट, इंटरनल चेक। व्हाट इज इंटरनल चेक, व्हाट इज इंटरनल चेक। एक तरीके से ना फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ।
सुनो ना, ऑन पेपर आपने 100 परचेज किया, तो जैसे ही परचेज किया आपने, वैसे ही आपने आपके सिस्टम में रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लिया। जब सेल किया मतलब कंज्यूम किया, तो वो भी वहां से भी आउट कर लिया। समझो आपने 70 आउट किया, 70। अब आपके पास सिस्टम में कितना बचा हुआ है? 700 परचेज, 70 आउट किया, कंज्यूम किया, तो सिस्टम के हिसाब से बचा कितना है? 30। सिस्टम के हिसाब से बचा कितना? 30। बट फिजिकली जब आपने काउंट किया ना, तो हो सकता है वो 26 27 हो। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? बाकी का क्या हुआ? गायब हो गया, इवेपोरेट हो गया। हाँ, अरे चोरी हो गया क्या? चोरी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अरे गोडाउन और चोरी कॉमन नहीं है। तो इसीलिए ना, इंटरनल चेक करने का मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मटेरियल पे कंट्रोल रखने के लिए क्या करो? अरे सिर्फ सिस्टम के इसमें मत जाओ, सिस्टम तो दिखा देगा तुम्हारे पास है। अरे फिजिकली जाके देखो ना, है कि नहीं है। तो क्या सर रोज करे क्या? नहीं। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, तो महीने में एक बार कर लो, या 3 महीने में एक बार कर लो, या साल में एक बार तो करना ही पड़ता है ऑडिट के लिए। एंड उससे और एक फायदा क्या होगा मालूम है? आप उसका हेल्थ चेक कर सकते हो। सर हेल्थ मतलब? अरे वो प्रोडक्ट कैसा है, खराब तो नहीं हो गया उधर रखे रखे, वो मटेरियल रखे रखे वहां पर खराब तो नहीं हो गया है? तो क्या, और ये खराब हुआ कि नहीं हुआ, ये पता कैसे चलता है? मान लो 30 का 30 क्वांटिटी है आपके पास, 30 का 30 क्वांटिटी है आपके पास, बट वो 30 का 30 क्वांटिटी अच्छा है कि खराब है, ये पता कैसे चलेगा? जब फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो ना, तब पता चलता है ये। इसीलिए इंटरनल चेक भी जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? मटेरियल पे कंट्रोल रखने के लिए। ये क्लियर? तो ये 5 पॉइंट मैंने देखो ना, सब में ना 5 5 ही लिखा के दिया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ना 5 मार्क के लिए आ सकता है ये। क्लियर? वैसे तो 4 मार्क का आएगा, बट मैंने आपको 5 लिखा के दे दिया है। चलो, अभी तक हमने क्या क्या देखा इसके अंदर? सबसे पहला देखा मीनिंग ऑफ मटेरियल का कंट्रोल। सर मटेरियल का कंट्रोल 3 स्टेज पे बात किया है। एक तो प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल। इंपॉर्टेंस का बात किया, इंपॉर्टेंस कि सर ये मटेरियल का कंट्रोल करने से और रिकॉर्डिंग करने से क्या फायदा होने वाला है, ये 6 पॉइंट पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव। मैं बता दूं ना, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव आप दोनों मिक्स करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट इज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है ये मटेरियल कंट्रोल करना? तो ये सारी चीजों के लिए, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो ये सारे फैक्टर्स जरूरी है ताकि आप मटेरियल पे कंट्रोल रख पाओ। क्लियर है यहाँ तक? डन। चलो, अब यहां से हमारा मेन कंटेंट शुरू होने जा रहा है। लिखो मेरे साथ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ई ओ क्यू। चलो बताओ, आप लोगों को क्या क्या मालूम है इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में? इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट खत्म करते हैं इसको। इट इज अ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब सर कहना है से कितना क्वांटिटी आप ऑर्डर करने वाले हो इन वन टाइम। इन वन टाइम कितना ऑर्डर क्वांटिटी करने वाले हो इन वन टाइम? मतलब एग्जाम्पल, मुझे अगर 12,000 चाहिए और मैंने डिसाइड किया कि एक ही बार ऑर्डर करना है, तो कितना होगा आपका ऑर्डर क्वांटिटी? 12,000। अच्छा, 2 बार ऑर्डर करना है तो 6,000। 6,000 अगर 4 बार करना है तो तीन, अच्छा थोड़ा सा मैथ्स आता है ना, 3,000 बराबर। 2 बार ऑर्डर करना है तो 6,000। 3 बार ऑर्डर करना है तो 4 बार ऑर्डर करना है तो बराबर। 12 बार ऑर्डर करना है तो 1,000। ओके, तो लिखो ऑर्डर्ड क्वांटिटी। सबसे पहला हम लोग समझते हैं यहाँ पर ऑर्डर्ड क्वांटिटी क्या होता है।
ऑर्डर्ड क्वांटिटी। हम लोग ना इकोनॉमिक बाद में पढ़ते हैं, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? ऑर्डर्ड क्वांटिटी। सर व्हाट इज ऑर्डर्ड क्वांटिटी? लिखो इसमें। इट मीन्स हाउ मच टू ऑर्डर at one time. It means how much to order at one time. क्या ये क्लियर एकदम? एक टाइम में कितना ऑर्डर कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर्ड क्वांटिटी। मैं आपको आगे जाके ऑर्डर्ड क्वांटिटी ना, इट विल बी डिनोटेड बाय क्यू। जैसे ईओ क्यू बोला तो क्या बोलोगे आप लोग मालूम है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। और क्यू बोला मतलब ऑर्डर्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल लिखो नीचे। annual requirement of raw material is equals to 12,000 kg. Options: ordered quantity, number of orders, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हो सकता है आप हजार 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 क्वांटिटी ऑर्डर करो, तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा आपको? 12 बार। तो लिखो 12 टाइम्स। और जिसको नहीं समझा यहाँ पर लिख लो 12,000 kg डिवाइडेड बाय, अगर आप 12 बार ऑर्डर करोगे ना पूरे साल में, तब जाके पूरा 12,000 कंप्लीट हो जाएगा आपका। हो सकता है आप 2-2 हज़ार करके ऑर्डर करो, तो कितने बार करना पड़ेगा ऑर्डर? 6 टाइम्स। एक ऑप्शन है, हो सकता है आप 3-3 हज़ार करके ऑर्डर करो, तो कितने बार करना पड़ेगा? हो सकता है आप 4-4 करके करो, तो कितने बार करना पड़ेगा? ये लिखते चलो। हाँ, इसके बेसिस में मैं आपको ईओ क्यू समझाने वाला हूं कि क्या होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो। हो सकता है आप लोग 6 हज़ार करके ऑर्डर करो, तो आपको कितने बार करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। हो सकता है आप लोग 12,000 12,000 12,000 करो, तो कितने टाइम करना पड़ेगा? 1 टाइम। 1 टाइम। अब कितना ऑर्डर करना है वो डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल कॉस्ट होगा ना, टोटल कॉस्ट वो मिनिमम हो जाए। मिनिमम मतलब कम से कम हो जाए। और ये कम से कम हो जाए ना, उस ऑर्डर्ड क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इट इज अ क्वांटिटी ऑर्डर्ड वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। सर टोटल कॉस्ट क्या होता है? इधर देखो, कुछ लिखो मत। टोटल कॉस्ट के अंदर ना ये बहुत बार आने वाला है, मैं अभी आपको बस एक समरी जैसा बता रहा हूँ। इसके अंदर आ जाएगा आपका परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। 3 कॉस्ट आने वाला है। 3 कॉस्ट आने वाला। समझो ये 3 कॉस्ट होता क्या है। परचेज कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट, कितने में रॉ मटेरियल मिल रहा है, दैट्स अ परचेज कॉस्ट। सर व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? सर व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डर करने का खर्चा। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डर करने का खर्चा। सर ऑर्डर करने का खर्चा मतलब जितने बार ऑर्डर करोगे उतना ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितने बार ऑर्डर करोगे उतना ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितना कम टाइम ऑर्डर करोगे उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे, कैरिंग कॉस्ट। सर व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? स्टोरेज कॉस्ट। जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे
जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे उतना ज्यादा आपका कैरिंग कॉस्ट, और जितना कम क्वांटिटी ऑर्डर करोगे उतना कम कैरिंग कॉस्ट। अभी ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, ये है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये है मेरा कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग, कैरिंग, ऑर्डरिंग, ये कौन सा कॉस्ट है? ऑर्डरिंग। और ये कौन सा कॉस्ट है? अगर आपने डिसाइड किया कि पूरे साल में 12,000 चाहिए, पूरे साल में 12,000 चाहिए, 12,000 एक साथ ऑर्डर कर दो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा बोलो? कम। एक ही बार कौन बोला बढ़ जाएगा? एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा, एक बार ऑर्डर करोगे तो खर्चा कम आएगा ना। एक ही बार ऑर्डर कर दो, पूरा एक साथ 12,000 मिल जाएगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा मालूम है? कम हो जाएगा। और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा मालूम है? सर कैरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगा? अरे यार 12,000 स्टोर करने के लिए शायद आपको और गोडाउन लेना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब स्टोरेज कॉस्ट समझ के चलो, स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई रिपीट, अगर 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 आपने क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर किया, क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर किया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कार्तिक जाग जाओ, बराबर। और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक काम करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, आपने 12,000 के बदले में ना 1,000 कर लो, 1,000 करके ऑर्डर करो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा मालूम है? बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको 12 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है। बट कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज स्टोरेज के लिए कॉस्ट तो बहुत ही कम लगने वाला है। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहना से अगर आपका क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज मोर, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? अगर आपका क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज लेस, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी मोर, कैरिंग कॉस्ट विल बी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अब इसी से हमको EOQ समझ में आएगा। सर व्हाट इज EOQ? EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इधर ध्यान से देखो, EOQ refers to the quantity of raw material to be purchased such that total cost is minimum, such that क्या बोल दिया मैंने? total cost is such that total cost is, क्या हुआ संतोष? जल्दी जाना है आपको आज, जल्दी जाना आज? नहीं लिख के हुआ कि नहीं? लिख रहे हो ना? जरा ध्यान दे दो, बाजू वाले को देखो ना क्या करता है वो। इकोनॉमिकल टू ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल पढ़ना चाहिए, मतलब क्या मालूम है? सस्ता पढ़ना चाहिए। तो जब भी वर्ड यूज करना इकोनॉमिकल, मतलब कम से कम होना चाहिए, सस्ता पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिकल टू ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? सस्ता पढ़ना चाहिए। सुन लो ना, सस्ता कब पड़ेगा मालूम है? सस्ता कब पड़ेगा मालूम है? सस्ता कब पड़ेगा मालूम है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आएगा तब। ये मैं आपको नंबर्स के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा। मतलब अगर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम या कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो टोटल कॉस्ट महंगा होने वाला है, या वाइसा वर्सा, तो भी टोटल कॉस्ट महंगा होने वाला है। तो सर मैं अपना टोटल कॉस्ट सबसे कम कब होगा मालूम है? जब ये दोनों सेम होगा, ये जब ये दोनों ये सेम होगा, इसका मतलब एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। सर वापस से बताओ एक बार पूरा, इधर देखो। सबसे पहले मैंने आपको समझाया व्हाट इज ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ऑर्डर्ड क्वांटिटी में सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8, 10, 12, 2,500, 3,300, जितना चाहिए उतना ऑर्डर कर सकते हो। सर व्हाट इज EOQ? EOQ एक ऐसा ऑर्डर्ड क्वांटिटी है
जिससे आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा। ये समझा क्या? तो मतलब ये ऑर्डर क्वांटिटी में से एक ऐसा क्वांटिटी होगा जिसमें आपको टोटल कॉस्ट क्या मिलेगा, सबसे मिनिमम मिलेगा। क्लियर, डन। ये लिखो ना इतना, डन। ठीक है सर, व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू is a ordered quantity where your total cost is minimum, where the total cost is minimum। सर टोटल कॉस्ट क्या होता है, लिखो। ये टोटल कॉस्ट क्या होता है, लिखो। इस टोटल कॉस्ट के अंदर ना तीन चीज आने वाला है। इस टोटल कॉस्ट के अंदर तीन चीज आने वाला, लिखो। सबसे पहला आ जाएगा आपका परचेज कॉस्ट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट। और इन तीनों को अगर ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। इन सबको अगर आप ऐड कर लोगे तो मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट। डन। चलो अब ये तीनों को समझते हैं। परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। बहुत ही आसान है सर। व्हाट इज परचेज कॉस्ट? रॉ मटेरियल खरीदने का भाव। मतलब सर एग्जांपल सुनो ना। अच्छा, अपने पूरे एग्जांपल में जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है तो आपको बोलना है सर 12,000 kg। क्लियर? हमारे पूरे एग्जाम्पल में यही लेके चलेंगे। तो पूरे साल में रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 12,000 kg चाहिए। क्लियर? एक एक रॉ मटेरियल अगर 10 रुपए का मिल रहा है तो कॉस्ट ऑफ परचेज या परचेज कॉस्ट कितना होगा मालूम है? अगर 10 रुपए का मिल रहा है तो 1,20,000। कैसे मिला? 12,000 इंटू 10। अच्छा सुनो ना, सुनो ना ध्यान से। अगर आप 6,000 करके ऑर्डर कर रहे हो, कार्तिक आप आंसर देना, 6,000 करके ऑर्डर कर रहे हो तो कितना हो जाएगा कॉस्ट पूरे साल का? हाँ, वो भी उसको पूछेगा कितना हो जाएगा कॉस्ट। 1,20,000 होगा। इसलिए सुनो ना थोड़ा, भले ही आपको मालूम भी है बट सुन लो। आप 6,000 ऑर्डर करो बट पूरे साल में तो 12 ही करने वाले हो ना। इधर ना गड़बड़ करते लोग कि ईओ क्यू अगर 6,000 आया तो 6,000 इंटू 10 करते हैं। अरे 6,000 इंटू 10 नहीं होगा, 12,000 इंटू 10 होगा। सर अगर हम 4,000 करके ऑर्डर कर रहे हैं तो 1,20,000, 3,000 करके ऑर्डर कर रहे हो तो क्यों सर ऐसा 1,20,000 आ रहा है? क्योंकि पूरे साल में तो आप कितना लेने वाले हो, 12,000 ही लेने वाले हो। तो लिखो मेरे साथ, व्हाट इज परचेज कॉस्ट? इट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आपको परचेज कॉस्ट कैसा मिलेगा? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये वर्ड सबको समझता है ना? एनुअल मतलब पूरे साल का, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। डन है? परफेक्ट। नेक्स्ट लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट।
cost associated with purchase or order of material. Cost associated with purchase or order of material. It includes, सर क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, लिखो. कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशन. ये क्या होता है कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशंस? कॉस्ट टू इनवाइट कोटेशंस क्या होता है ये? एडवर्टीजमेंट. कुछ भी. तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है अरे काम करो ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, कोटेशन लो कोटेशन लो कोटेशन लो कोटेशन. नहीं 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 नहीं. कोटेशन किसको दिया जाता है? जिसने पिच किया होगा, जिसने सवाल पूछा होगा कि भाई कितने में मिलेगा, उसको कोटेशन दिया जाता है. ऐसे नहीं कि मार्केटिंग खर्चा ही है. तो कोटेशन बनाने के लिए भी खर्चा होता है. सर क्या खर्चा होता है? अरे वो जो बना रहा है कोटेशन का, फ्री में काम कर रहा है कंपनी में, क्या देना पड़ेगा उसको? सैलरी. तो जितने बार वो कोटेशन बनाएगा उतना खर्चा, जितना कोटेशन बनाएगा उतना खर्चा. ये क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो कहना है से जितना नंबर ऑफ कोटेशन, जितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उतना ये कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा. जितना कम कोटेशन उतना कॉस्ट कम होगा. सेकंड लिखो. क्या कोटेशन इज अ फाइनल कि ऑर्डर मिल गया है? नहीं. इट इज जस्ट कि आप कोटेशन दे रहे हो कि ये रेट पे हम आपको बेचेंगे. कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, जिसको हम लोग प्यार से पीओ बोलते हैं. क्या पीओ? परचेज ऑर्डर. कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर. ये जब कंफर्म हो गया ना, उसके बाद जाके बनता है क्या मालूम है? परचेज ऑर्डर. परचेज ऑर्डर. ये क्लियर है क्या? ये परचेज ऑर्डर बनेगा और अपने इंटरनल टीम को दिया जाता है. परचेज ऑर्डर बनेगा और ये इंटरनल टीम को दिया जाता है. फिर थर्ड, एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली attributable to procurement of material. Directly attributable to procurement of material. मतलब यार जो भी एम्प्लॉय प्रोक्योरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उसका भी तो खर्चा आएगा. हो सकता है उसको अगर साल में 12 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है तो खर्चा ज़्यादा, एक ही बार ऑर्डर करना है तो खर्चा कम. ये क्लियर है? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आपको हर एक में क्या फील आना चाहिए मालूम है क्या? जितना नंबर ऑफ ऑर्डर ना, उतना ये कॉस्ट बढ़ेगा. जितना कम ऑर्डर उतना कॉस्ट कम होगा. अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी सिंपल है. 12,000 अगर एक साथ आप ट्रक में भेजोगे तो खर्चा एक ही बार का आएगा. अगर वही आप हजार 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 करके 12 बार भेजोगे तो खर्चा ज्यादा आएगा. तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी किसका हिस्सा है मालूम है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा है. और एक लिख लो, ये सब एग्जांपल्स है. कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स. कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स. जितने नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ेगा ना उतना आपका कॉस्ट बढ़ेगा. जितना नंबर ऑफ टाइम्स कम होगा ना उतना आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्या ये एकदम क्लियर? तो ये सब ना मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया फील आने के लिए. आप बेस्ट ये याद रख सकते हो हमेशा.
क्लियर? ये क्या है आपका एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये याद रख सकते हो, ये याद रख सकते हो। क्लियर है? डन है? तो एक चीज समझा क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होगा, जितना नंबर ऑफ ऑर्डर आप करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा, और जितना कम ऑर्डर करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हम लोग ए बोल देंगे, डिवाइडेड बाय ईओ क्यू स्लैश क्यू। ये क्या है ईओ क्यू स्लैश क्यू, मतलब इकोनॉमिकल ऑर्डर कॉस्ट नहीं होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। एक ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर है जहां पर आपका टोटल कॉस्ट क्या होने वाला है, मिनिमम। एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी जहां पर आपका टोटल कॉस्ट क्या होने वाला है, मिनिमम। इधर इट कैन बी ईओ क्यू और इट कैन बी क्यू, क्यू मतलब ऑर्डर क्वांटिटी, बट यहां पर इकोनॉमिकल नहीं होगा। एग्जाम्पल, आपको पूरे साल में कितना चाहिए था, 12,000, और आपका ऑर्डर क्वांटिटी इज 6,000, मतलब क्यू इज 6,000। तो एक मिनट, 12,000 डिवाइड बाय 6,000, तो कितने टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा आपको, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इज 2। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको ना समझा दिया था, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ये क्लियर है सबको? ओके। इसके नीचे लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। पूरे साल में कितना क्वांटिटी चाहिए था आपको, 12,000। आपने अगर 4-4 हज़ार करके ऑर्डर करने वाले हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3, तो इसका आंसर कितना आ गया मालूम है, 3। और मान लो क्वेश्चन ने बोला हर एक बार ऑर्डर करने के लिए खर्चा ना 200 रुपया होता है, तो कहना है से इंटू 200, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 600। सबको समझ में आया? सर ये 200 क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ये कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। ये डन? अच्छा एक मिनट लिखो मत, बस अभी यहाँ पर ध्यान से देखो। मुझे बताओ अगर आपका क्वांटिटी, ना रिलेशन बताओ, मुझे ना रिलेशन बताओ, अगर आपने ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा किया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होएगा। आंसर इज हाँ। मतलब सर 12,000 है, आपने ना पूरे साल में 12,000 चाहिए, आपने 12,000 ही ऑर्डर किया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 हो जाएगा। एंड आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब सर इनके बीच में ना डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ऑर्डर क्वांटिटी उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड साइमल्टेनियसली अगर आपने ऑर्डर क्वांटिटी क्या किया, कम किया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेगा एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट भी। समझा? लिख के ले लो, ये भी लिख के ले लो फटाफट एकदम, फिर चलेंगे हम लोग कैरिंग कॉस्ट पे।
चलो डन। नेक्स्ट लिखो आप लोग कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट लिखो आप लोग कैरिंग कॉस्ट। मैंने आपको बता दिया कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है आपका, स्टोरेज कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है आपका, स्टोरेज कॉस्ट। तो लिखो इसमें इट इज कॉस्ट फॉर होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज इन स्टोर। कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ऑफ इन्वेंट्रीज बराबर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज इन स्टोर। इट इंक्लूड्स it includes cost of storage, cost of fund invested in इन्वेंट्रीज, ब्रैकेट में लिख दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट लिखो इंश्योरेंस कॉस्ट। नेक्स्ट लिखो ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा। सर क्या होता है ये कैरिंग कॉस्ट? इट इज अ स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर करने का कॉस्ट। सेकंड क्या इधर बोला मैंने मालूम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इधर ध्यान से सुनो ना, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगाया होगा, वो पैसा वो पैसा अगर आप एफडी में लगा देते तो क्या मिलता आपको? इंटरेस्ट मिलता। लेकिन आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ध्यान से सुनो, इट इज अ प्रॉफिट फोरगॉन। और अपने एग्जांपल में प्रॉफिट फोरगॉन इज इंटरेस्ट। इट इज अ प्रॉफिट फोरगॉन फॉर सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सर व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन विच यू हैव सिलेक्टेड? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया ना, नहीं तो आप क्या कर सकते थे? इन्वेस्ट करते थे और उस पर इंटरेस्ट मिलता था। अब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ना, जो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ना वो आइडियली आपका कॉस्ट बन गया। आपको बता दो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत जगह आने वाला है, ये हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे भी इसको वापस एक बार। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज अ प्रॉफिट फॉरगॉन। ये बस एक एग्जांपल है, इधर इधर नहीं भी समझा तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला? इंश्योरेंस कॉस्ट। आप खुद सोचो ना यार, गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है, जितना ज़्यादा गुड्स उतना ज़्यादा। अगर आपको मालूम है आप 12,000 क्वांटिटी रखने वाले हो तो एवरेज इंश्योरेंस भी उतने क्वांटिटी का लोगे ना। आप थोड़ी बोलोगे 1,000 क्वांटिटी का इंश्योरेंस ले लो, आप 12,000 लोगे। अगर आपको मालूम है आप गोडाउन में 1,000 क्वांटिटी रखने वाले हो तो इंश्योरेंस भी अकॉर्डिंगली लोगे। और जितना इंश्योरेंस कम होगा उतना कॉस्ट भी क्या होगा आपका? कम हो जाएगा। ये क्लियर? ऑब्सोलेंस कॉस्ट क्या होता है? ये खराब होने का कॉस्ट। खराब होने का कॉस्ट, ये क्लियर है क्या? गुड्स खराब होने का कॉस्ट। तो लिखो इसमें फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखो। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू EOQ/Q अपॉन 2 इंटू, एक मिनट इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, इधर एक मिनट इधर देखो, इसको मैं सीसी बोलता हूँ। व्हाट इज सीसी? कैरिंग कॉस्ट। तो इधर देखो मैं इंटू में क्या लिख रहा हूँ, इंटू सीसी पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। लिखो
और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे मिलने वाला है? इट इज परचेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज। एक मिनट, परसेंटेज से अच्छा लिखता हूं, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज। मतलब क्वेश्चन में कोई भी चीज दिया होगा ना परसेंटेज में, उसके सामने नाम कुछ भी लिखने दो, ऑप्शंस लिखने दो, इंटरेस्ट लिखने दो, इन्वेंट्री होल्डिंग लिखने दो, बट परसेंटेज में दिया ना 10%, तो वो 10% किस पे अप्लाई करना पड़ेगा मालूम है आपको? परचेज कॉस्ट पे। सर व्हाट इज परचेज कॉस्ट? इसके अलग अलग नाम है, मैं हर बार इसको परचेज कॉस्ट बोलूंगा, कभी इसको बोलूंगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर कभी बोलूंगा इट इज अ प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट, या इट इज अ कॉस्ट पर यूनिट, तो अलग अलग नाम है इसके। क्लियर? बट क्या है वो? परचेज कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज को, क्या मिल जाएगा आपको? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्लियर? डन? ओके, एक बार इधर देखो, एक बार वापस लास्ट हम लोग ने ना क्या पढ़ा मालूम है? व्हाट इज ईओक्यू? व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू इज अ ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ईओक्यू इज अ ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ईओक्यू इज अ मतलब ऐसा क्वांटिटी आप ऑर्डर करने वाले हो जहां पर आपका टोटल कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा। उस टोटल कॉस्ट में क्या क्या आने वाला? तीन चीज आने वाला है। सबसे पहला परचेज कॉस्ट। सर व्हाट इज परचेज कॉस्ट? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कॉस्ट पर यूनिट। सर ये कॉस्ट पर यूनिट बोला, ये ही आपका परचेज कॉस्ट पर यूनिट है। क्लियर? कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? 10 रुपीज जो अपने एग्जाम्पल में था। सेकंड हम लोग ने क्या बोला? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? फॉर्मूला बात करते हैं, सीधा फॉर्मूला बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा मिलेगा? पूरे साल में कितना चाहिए? ए सुनो ध्यान से, पूरे साल में कितना चाहिए? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू या क्यू। पूरे साल में कितना चाहिए? 12,000 डिवाइड बाय 6,000। क्लियर? तो नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट हमने बोला कैरिंग कॉस्ट का। सर फॉर्मूला क्या है कैरिंग कॉस्ट का? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ईओक्यू या क्यू डिवाइडेड बाय 2। ईओक्यू या क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये तीनों को जब प्लस कर लोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा मालूम है? टोटल कॉस्ट। ये क्लियर है क्या? ये डन है क्या? वापस से एक बार लास्ट बार सुनो ना। व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू इज द ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, वेयर द टोटल कॉस्ट इज, मतलब हम लोग है ना टोटल कॉस्ट निकालने वाले हैं एट ईओक्यू। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज ईओक्यू? इट इज अ ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, मतलब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे एट ईओक्यू। मान लो 12,000 क्वांटिटी पे ईओक्यू आ गया, मान लो 3,000, मतलब 3,000 क्वांटिटी अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा मालूम है? मिनिमम होगा, सबसे कम से कम होगा। मान लो टोटल कॉस्ट आ गया 5 लाख रुपया। मान लो टोटल कॉस्ट आ गया 5 लाख रुपया। तो हम लोग क्या बताएंगे मालूम है? कि भाई देखो 3,000 करोगे ना तो 5 लाख का खर्चा आएगा। अब एक काम करो, कम करो ऑर्डर क्वांटिटी, कम करो, 1,000 करो ऑर्डर। अगर आपने 1,000 ऑर्डर क्वांटिटी किया ना तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा मालूम है? 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। ये कौन है कम हो जाएगा बोल रहे हैं? तो कैसा? तो क्या हो जाएगा मालूम? 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने ऑर्डर क्वांटिटी कम किया ना 5 लाख से क्या होने वाला मालूम है? टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने बोला सर पूरे साल का रिक्वायरमेंट कितना है? मैंने बोला कि मान लो ईओक्यू का आंसर कितना आ गया? 3,000। तो इसमें हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, कितना आएगा? तो मैंने बोला हो सकता है आपको क्वेश्चन बोले कि भाई 1,000 क्वांटिटी पे हमको बताओ कितना आएगा टोटल कॉस्ट। तो 1,000 क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट जो आएगा ना वो क्या होगा मतलब 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। एंड हो सकता है क्वेश्चन बोले कि 1,000 नहीं चाहिए, एक काम कर तू 6,000 करके ऑर्डर कर, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5 लाख से ज्यादा होएगा। रे तुम लोगों को नहीं समझा लगता ये कॉन्सेप्ट। 5 लाख से ज्यादा होगा, कम होगा ना तो वो ईओक्यू कैसा बोलेंगे इसको? व्हाट इज ईओक्यू? व्हाट इज ईओक्यू? वापस से बोलो एक बार, व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू इज अ ऑर्डर्ड क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। सब लोग बोलो व्हाट इज ईओक्यू? ऑर्डर्ड क्वांटिटी वेयर द, वापस सब लोग, ईओक्यू इज ए ऑर्डर्ड क्वांटिटी वेयर, तो कैसे कम होगा? आप ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा करो या कम करो, इससे ज्यादा करो या कम करो, टोटल कॉस्ट क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तभी जाके हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? ईओक्यू दे रहे हैं। तो व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू इज अ ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। अगर आपने 3,000 से कम किया तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा।
अगर 3,000 से ज्यादा किया तो भी टोटल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी 3,000 करे तो ही जाके टोटल कॉस्ट क्या होगा आपका, सबसे कम से कम होगा। ये क्लियर है क्या आपको एकदम, ये आपको मैं नंबर्स के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा। एक बार फॉर्मूला लास्ट बार बोलता हूं मैं तीनों का। सर कौन सा तीनों का टोटल कॉस्ट कैसा निकलता है, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। शॉर्टकट में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। व्हाट इज ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पूरे साल में रॉ मटेरियल जितना चाहिए, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। सर व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, बराबर ईओ क्यू या स्लैश क्यू अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्वेश्चन देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। आपको ना परसेंटेज में दिया होगा क्वेश्चन में, 7%, 8%, 10%, उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, परचेस कॉस्ट पर यूनिट का, तो मल्टीप्लाई करना तो आके मिलेगा आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर एनम। हो सकता है क्वेश्चन ने कभी कभी बोल दे 1 रुपीज पर मंथ इज अ कैरिंग कॉस्ट, तो क्या करना है, इस 1 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, पूरे साल का चाहिए। क्या ये क्लियर है, डन है। चलो न्यू पेज ओपन कर लो। ये तो एक काम करो, न्यू पेज ओपन मत करो, कंटिन्यूएशन में लिख लो, और एक कंटिन्यूएशन में और एक कहानी लिख लो। रिलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मैंने आपको इसमें रिलेशन लिखा के नहीं दिया ना, जाने दो, चलो मुझे इसमें भी लिखाना था, ऑर्डर क्वांटिटी इतना होता तो क्या होता था, बट आप लोग को समझ गया तो छोड़ दो। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विथ ऑर्डर्ड क्वांटिटी। सर मतलब समझा नहीं, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ओ भाई अगर क्वांटिटी ऑर्डर ज्यादा किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। लोग सोच रहे सर कैसे कम होगा, तो बहुत बार बता दिया, अगर 12,000 एक साथ ऑर्डर करो तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम, नंबर ऑफ ऑर्डर कम तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा। अगर आप कम ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बट कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा। समझ रहा है क्या, ये इस तरीके चलने वाला है। डन। चलो अब आ गया हमारा टाइप 1। टाइप 1 वाला क्वेश्चन, टाइप 1 में आएगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ EOQ। क्या इसको, परफेक्ट। चलो कैलकुलेशन ऑफ EOQ। व्हाट इज EOQ, EOQ का फुल फॉर्म बताओ पहले, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर मीनिंग क्या है इसका, इट इज अ क्वांटिटी ऑर्डर्ड वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, इट इज अ ऑर्डर्ड क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। और जब मैं ऑर्डर्ड क्वांटिटी बोल रहा हूं मतलब किसका बात कर रहा हूं, फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल का बात चल रहा है। तो इसमें एक फॉर्मूला लिखो, EOQ कैसे निकाला जाएगा, EOQ इज इक्वल्स टू, लिखो मेरे साथ में, अंडर रूट 2AO, 2AO अपॉन C। टू AO अपॉन C। ओके लिखो, वेर A इज इक्वल्स टू
एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोल दिया मैंने? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ, सर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? पूरे साल में रॉ मटेरियल कितना चाहिए? सुनो ना, इधर भी ना थोड़े लोग गड़बड़ करते हैं, ध्यान से सुनो ना। रॉ मटेरियल अलग होता है, फिनिश गुड्स अलग होता है। आपको इधर क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा कि रॉ मटेरियल पूरे साल में कितना चाहिए। एग्जाम्पल, वो बोलेगा पूरे साल में रॉ मटेरियल चाहिए आपको 12,000 क्वांटिटी, तो बोलेगा 12,000 केजी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन क्या बोलेगा मालूम है? आपको रॉ मटेरियल चाहिए 1000 केजी पर मंथ, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? इंटू 12। कभी कभी बोलेगा कि क्वार्टरली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 3000 केजी, तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 करना पड़ेगा। ये सबको समझ रहा है? अच्छा सुनो ना, क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, सुनो। एक प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ए और पूरे साल में वो प्रोडक्ट चाहिए, पूरे साल में वो प्रोडक्ट चाहिए, पूरे साल में वो प्रोडक्ट चाहिए 10,000 केजी, 10,000 यूनिट्स। पूरे साल में वो प्रोडक्ट चाहिए 10,000 यूनिट्स, और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल लगता है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल लगता है, तो बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा? तो इट्स 20,000 केजी, क्योंकि 1000 फिनिश गुड्स बनाना है, 10,000 बनाना है पूरे साल में, बराबर। और एक के लिए कितना लगता है? दो लगता है, तो 10,000 के लिए कितना लगेगा? 20,000। तो ए का आंसर इज नॉट 10,000, ए का आंसर इज 20,000। मतलब आपको इवन तो अगर फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन दिया होगा ना, तो आपको रेशियो दिया होगा फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का, जिससे आपको ना रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है ना उस फिनिश गुड्स के लिए, वो मिल जाएगा। क्लियर है ये? सबको समझा? पक्का? संतोष, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, इजी सवाल होगा, डोंट वरी। आपको क्वार्टरली फिनिश गुड्स चाहिए 5,000 यूनिट्स। आप क्या कर रहे हो? चैट जीपीटी? कैलकुलेटर नहीं लाया? अच्छा, कैलकुलेटर नहीं लाया क्या? ओके। फिनिश गुड चाहिए, क्वार्टरली फिनिश गुड, एक मिनट इसको ना अच्छे से लिखता हूँ मैं, तो आप बोलोगे क्वांटिटी लग रहा है। क्वार्टरली फिनिश गुड्स चाहिए 5,000। वन फिनिश गुड रिक्वायर 4 kg। एक मिनट जरा देख लो, 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे ए का आंसर बता दो ना कितना है। मुझे ए का आंसर बता दो ना कितना है। ना मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ना, क्या करूँ इस हैंड राइटिंग का। इधर देखो, मैं लिख देता हूँ ये बात को। मैंने आपको बोला इसलिए सुनोगे ना तो आपको जरा डिफिकल्टी नहीं होगा। मैं जब लिखता हूँ ना तो आप कुछ तो पता नहीं क्या कर रहे हो, एक बार सुन लो। क्वार्टरली फिनिश गुड्स चाहिए आपको 5,000 यूनिट्स। वन फिनिश गुड रिक्वायर्स 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल। फाइंड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो है हमारा आइडियली ए। बताओ।
75 75 kg 75 kg। एक मिनट, मैं शायद गलत सुन रहा हूँ कि नहीं। इतना 1000, अच्छा। अब मैं एक बार बताता हूँ, मे बी राइट भी होगा, आई डोंट नो। इधर देखो, क्वार्टरली फिनिश गुड्स कितना चाहिए? 5000। तो सबसे पहला ईयरली फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा मालूम है? 5000 इंटू 4, पूरे साल में फिनिश गुड्स जो लगने वाला है वो कितना है? 20,000 यूनिट्स है। और एक फिनिश गुड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल बोला है मैंने? 5 kg रॉ मटेरियल बोला है। 5 kg रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो 20,000 फिनिश गुड्स के लिए कितना लगेगा? तो 5 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 1, विच इज 1 लाख kg लगेगा। इस तरीके से वो लोग ना ए में घुमाते हैं। ये समझ गया? सब लोग घूम के पहुंच गए इस ए पे कैसा आता है? वेरी इजी। ए डन? ऋषभ पूछो एक सवाल। ओके, एग्जाम्पल 2। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना ले लूं? बोलो, आप ही बोलो। हाँ, कितना बोल रहे हो? 0 0 ले लिया, ठीक है, 0 ले लिया। चलो, इच्छा पूरा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, नहीं, अब मैं लिखूंगा ये 1000 यूनिट्स। फिनिश गुड्स सोल्ड इज 3000 यूनिट्स। 1 FG requires 2 raw material. फाइंड ए समझता है क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ इसका आंसर। कितना आ रहा है? 4000। ओके, अब मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैंने ऊपर का आंसर कट नहीं किया ना, ये वाला। अब इधर देखो, अब इधर देखो। हाँ, नहीं समझा? अच्छा, वो बोलते कि सर आप करो ऐसा। अच्छा, वो बोला मेरे को नहीं जमेगा 4000 इंटू 2। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई पूरे साल में फिनिश गुड्स कितना बना रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं। वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा आपको? सी, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। उल्टा चलो, अब रॉ मटेरियल से क्या बनाने वाले हो? फिनिश गुड्स। आपने कितना बेचा उससे कोई कंसर्न, बट कितना बनाया उससे मेरा रॉ मटेरियल कितना यूज हो रहा है वो कंसर्न है। समझ रहा है क्या? तो यहां पर सबसे पहला निकालूंगा फिनिश गुड्स कितना मैंने प्रोड्यूस किया। और बचपन में आप लोग ने एक पढ़ा होगा वो टी फॉर्मेट में। सर प्रोडक्शन कैसा मिलता है मालूम है क्या? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आप लोग ने ये पढ़ा होगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग। और ये बचपन कब हुआ था मालूम है? कॉशीट में हुआ था। तो सेल्स है आपका 3000 प्लस 1000 माइनस 0, मतलब 4000 यूनिट्स आपने पूरे साल में ना बनाया होगा। अब ये 4000 बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए? तो एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 kg का रॉ मटेरियल लगता है। तो 4000
इसके लिए कितना लगेगा? तो आंसर इज 8000 kg सही आंसर है। परफेक्ट। मैक्सिमम यहां तक ही घुमा सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं ना, अगर 10 क्वेश्चन होगा ना तो 8 क्वेश्चन में ना क्लियर दिया होगा, 2 ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो इतना घुमाएगा, और एक है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो डिपेंड करता है रीऑर्डर लेवल पे। बट यहां तक समझ गया, ए के बारे में एकदम क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आई नो ये लिखना है, बाद में लिखना। इसके बाद लिखो ओ, इसके बाद लिखो ओ। सर व्हाट इज ओ ओवर ईयर? इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो भी पर ऑर्डर। वो मल्टीप्लाई करने वाला बाद नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है ना वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, टोटल रुपीज में बड़ा वाला आएगा। ये क्या है आपका? पर ऑर्डर, जो 100 रुपया, 200 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपया वैसा वाला होगा। एंड व्हाट इज सी? सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इट इज पर यूनिट पर एनम। आपको ये 2 एग्जांपल लिखना तो प्लीज लिखो ना नीचे फटाफट। ये चलो डन 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 डन। ठीक है चलो, विल वाइंड अप ओवर ईयर। इसके आगे का हम लोग ना कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ए ओ सी, सुन लेना ध्यान से, ए ओ सी के बारे में लिखा के दिया है। अब इस ए के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करने वाले हैं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट बुक में इतना डिटेल में लिखा के दूंगा ना कि आपका यहीं पर हो जाएगा सम्स पूरा। ए के अंदर क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है वो लिखा के दूंगा। ओ के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है वो लिखा के दूंगा। सी के अंदर क्या आ सकता है, एक बार ये समझ गया ना तो सम इज वेरी 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 इजी। ठीक है चलो, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।